हेलो एवरीवन, वेलकम टू इंजीनियर्स पॉइंट। आज हम पढ़ेंगे वाटर कंटेंट ज्ञात करने की विधि, यानी जलांश निकालने की विधियाँ। हम जानते हैं जलांश क्या होता है, वेट अपॉन वाटर अपॉन में वेट ऑफ सॉलिड, है ना। बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आता है ना। टॉपिक क्या क्या नाम है आपका? डिटर्मिनेशन ऑफ वाटर कंटेंट। ओके, डिटर्मिनेशन ऑफ वाटर कंटेंट यानी कि जलांश निकालने की विधियाँ। हिंदी में लिख लीजिएगा, क्या लिखेंगे? जलांश निकालने की विधियाँ। अब देखिएगा, जलांश निकालने की विधि मतलब क्या है। सिंपल सा हम एकदम आसान भाषा में समझाते हैं, है ना। देखिए, वेट ऑफ वाटर कंटेंट का फॉर्मूला क्या होता है? वेट अपॉन वाटर अपॉन में वेट ऑफ सॉलिड, है ना। वेट ऑफ वाटर, पानी का भार और ठोस कणों का भार का रेशियो क्या कहलाता है? आपका वाटर कंटेंट। आराम समझिएगा। कोई क्या है? मिट्टी है। इस मिट्टी में क्या रहेगा? सॉलिड रहेगा, है कि नहीं? और क्या रहेगा भाई? वाटर रहेगा। भाई जनरल कंडीशन की मिट्टी है। अब कहेंगे वाटर नहीं हो सकता। आप बताएं कि सॉलिड के साथ साथ हवा हो सकता है, लेकिन नहीं। हमको ज्ञात क्या करना है? हमको वाटर कंटेंट ज्ञात करना है। हम ऐसा यानी जलांश की मात्रा ज्ञात करना है कि उसमें पानी की मात्रा कितनी है। तो जलांश हमको वाटर कंटेंट ज्ञात करना है, तो हम ऐसा मिट्टी लेंगे जिसमें पानी हो। अब पानी ही नहीं रहेगा तो हम ज्ञात क्या करेंगे? चीज़ें समझ आ रही है? तो हम ऐसा मिट्टी लेंगे जिसमें पानी का मतलब ऐसा नहीं कि पानी ही हो। पानी मतलब है कि नमी की मात्रा हो। हम ऐसे सॉइल लेंगे जिसमें नमी की मात्रा हो, है ना। हम कह रहे हैं पानी हो, तो ऐसा नहीं समझ लेना है कि एकदम पानी से भरा हुआ, ठीक है ना। ऐसा सॉइल लेना है जिसमें नमी हो। हम ऐसा सॉइल ले लिए जिसमें नमी हो, है कि नहीं। अब इसमें से हम सिर्फ किसका भार ज्ञात कर लेंगे? वाटर का। कैसे ज्ञात करेंगे? इसको क्या कर देंगे? हम गर्म कर देंगे। इसको क्या कर देंगे? गर्म कर देंगे। गर्म करेंगे तो पानी उड़ जाएगा, बचेगा क्या? सॉलिड, है कि नहीं। गर्म कर देंगे तो पानी उड़ जाएगा, तो क्या बचेगा? ठोस कण, है कि नहीं। क्या बचेगा? ठोस कण। तो देखिएगा, इसका वेट W1, फिर इसको तोल लेंगे W2। अब W1 में से W2 को घटा देंगे, W1 माइनस W2 घटा देंगे तो क्या मिल जाएगा आपका? वेट ऑफ वाटर, सॉरी क्या मिल जाएगा? वेट ऑफ वाटर WW। चीज़ें समझ आ रही? इसमें क्या है? ठोस कण भी है, पानी है। इसमें जब सिर्फ ठोस कण को घटा देंगे तो बचेगा पानी। W1 में W2 घटा दिए, पानी और अपान में क्या हो जाएगा? ठोस कण W2 है ही यहाँ पे, W2, है कि नहीं। ठोस कण क्या है? सिर्फ ठोस कणों की भार क्या हो जाएगा आपका? W2। यही क्या मिल गया आपका? वाटर कंटेंट। बस सारे अभी हम जितने भी प्रोसेस पढ़ेंगे, है ना। देखिए, वाटर कंटेंट निकालने की बहुत सारी विधियाँ होती है, लेकिन आपके सिलेबस में कोई लिमिट है, ठीक है। लिमिटेड टाइप का हमको पढ़ना है, उसमें हम यही प्रोसेस करेंगे, लेकिन अलग अलग तरीके से हम करना है। काम हमको यही करना है। चीज़ें समझ आ रही हैं? वाटर कंटेंट निकालना यानी पूरे इस टॉपिक में क्या करना है आपको मोटा मोटा पता चल गया। बस क्या करना है? मिट्टी लेना है जिसमें नमी हो, गर्म कर देना है, नमी उड़ गई, तोल लेंगे तो जितनी भार में कमी होगी वही पानी था, और ठोस कण से भाग दे देंगे, है। अभी यदि कुछ नहीं समझ आएगा तो घबराना बिल्कुल नहीं है। अभी हम डिटेल में समझाएंगे ना, अभी हम मोटा मोटा समझाए हैं, ठीक है। चलिए भाई, है ना। डिटर्मिनेशन ऑफ वाटर कंटेंट यानी वाटर जलांश निकालने की विधियाँ कितने मिलेंगे आपको? देख लेते हैं। पहला मिलता है भट्ठी द्वारा सुखाने की विधि। क्या मिलेगा? भट्ठी द्वारा, है ना, सुखाने की विधि। भट्ठी द्वारा सुखाने की विधि, ओके, है ना। यानी ओवन ड्राइंग मेथड, ओवन ड्राइंग मेथड, भट्ठी द्वारा सुखाने की विधि। दूसरा क्या आपका? स्प्रिट मेथड। क्या हो जाएगा आपका? स्प्रिट मेथड, है ना। हिंदी इसका यही होगा भाई, स्प्रिट मेथड, स्प्रिट विधि, ठीक है भाई। तीसरा क्या होगा? तीसरा होगा रैपिड मॉइस्चर मीटर मेथड, रैपिड मॉइस्चर मीटर मेथड। इसे एक और नाम जानते हैं कैल्शियम कार्बाइड मेथड। क्या कहते हैं? कैल्शियम कार्बाइड मेथड, है ना। कैल्शियम कार्बाइड मेथड, इसका तो हिंदी वही होगा। कैल्शियम कार्बाइड मेथड का क्या हिंदी तो वही होने वाला है। इसका हिंदी क्या होगा? द्रुत मॉइस्चर का क्या होता है भाई?
जलांश, हाँ मॉइस्चर मतलब कि नमी की मात्रा, द्रुत जलांश मापी, है ना, द्रुत जलांश मापी विधि, ठीक है ना। मतलब द्रुत जलांश आ जैसे समझिएगा रैपिड मॉइस्चर कंटेंट में, रैपिड मॉइस्चर मीटर मेथड है ना, मापी विधि, ठीक है, मीटर मेथड। चलिए जी, चौथा क्या है आपका, अभी एक के बारे में पढ़ना है, पिकनोमीटर मेथड, PECYNOMETER, पिकनोमीटर मेथड, हिंदी यही है आपका पिकनोमीटर, पिकनोमीटर विधि, ठीक है। चौथा पांचवा क्या मिलेगा आपका, रेडिएशन मेथड, रेडिएशन क्या मिल जाएगा आपका, रेडिएशन मेथड यानी विकिरण विधि, क्या मिल जाएगा मेरे लाल, विकिरण विधि, ठीक है ना। उसके बाद क्या मिलेगा, छठा क्या मिलेगा, सैंड बाथ मेथड, क्या मिलेगा, सैंड बाथ मेथड, है ना, सैंड बाथ मेथड। फिर सातवां क्या मिलेगा, ओहो एल्कोहल मेथड, क्या मिलेगा मेरे लाल, मन खुश हो गया लास्ट में जाते जाते, क्या मिल जाएगा आपका, एल्कोहल मेथड, है ना। यानी कि क्या कहें हम कि क्या कहें कि वाटर कंटेंट निकालने की कितनी विधियां हैं, तो आप कितनी विधियां बताएंगे, 7 विधि। कितनी विधि है, 7 विधि। क्या हमको सारा पढ़ना है, बिल्कुल नहीं, सारा नहीं पढ़ना है, क्योंकि अभी आप बच्चे हैं, बच्चे मतलब अभी आप जेईई की प्रिपरेशन तो कर नहीं रहे हैं, है ना, अभी मेरे छोटको बच्चे हैं आप लोग, तो पूरा नहीं पढ़ना है। तब बताइए कितना पढ़ना है, कितना पढ़ना है, हमें सब बातें करते करते इंक भी भर लिए। आपको पढ़ना है ऊपर का सिर्फ 4 मेथड, ऊपर का क्या पढ़ना है, सिर्फ 4 मेथड पढ़ना है, यानी ओवन ड्राइंग, स्पिरिट, रैपिड मॉइस्चर और पिकनोमीटर, इन सब को नहीं पढ़ना है। तो फिर बताए क्यों भाई, बता दिए भविष्य के लिए, हो सकता है जेईई में आ जाए, जेईई में आ जाए वाटर कंटेंट निकालने की कितनी विधियाँ, लिख दीजिए 7 विधि है कि नहीं। जेईई में आ जाए कि वाटर कंटेंट निकालने की क्या एल्कोहल विधि है, एकदम विधि है ना, सैंड बाथ मेथड है, जानकारी थोड़ा थोड़ा रहना चाहिए कि मेथड है, बाकी हमको नहीं पढ़ना। क्यों इसमें दिमाग खपाएंगे, नहीं खपाएंगे, अभी बहुत आपको पढ़ना है, पढ़िएगा, ठीक है। तो आपके सिलेबस में नहीं है, आपके बुक में मेथड का नाम भी नहीं लिखा होगा, ठीक है, आपके बुक में इस मेथड का नाम भी लिखा नहीं होगा, यानी इतना मेथड है, इस मेथड को हम अच्छे से पढ़ेंगे। हाँ भाई, जब आपके सिलेबस में है तो अच्छे से ही पढ़ेंगे। तो पहला हेडिंग डाल लेते हैं भाई, क्या, ओवन ड्राइंग मेथड, भट्ठी द्वारा सुखाने की विधि, वाह, भट्ठी द्वारा सुखाने की विधि, ठीक है। अब देखिए भट्ठी द्वारा सुखाने की विधि, अब भट्ठी क्या है भाई भट्ठी क्या है, देखिए एक भट्ठी मतलब क्या है, मतलब क्या है कि एक चैम्बर है ना, इसमें क्या होता है ना, इसमें क्या होता है, नियंत्रित भट्ठी, नियंत्रित स्थैतिक भट्ठी, ध्यान दीजिएगा, क्या इसे कहते हैं, नियंत्रित कंट्रोल्ड स्टैटिक ओवन, हाँ नियंत्रित स्थैतिक भट्ठी, स्थैतिक भट्ठी, है ना। अब देखिए इसीलिए इसका नाम है भट्ठी द्वारा सुखाने की विधि। कोई नॉर्मल भट्ठी नहीं है, ये ऐसा भट्ठी है ना जो कि स्थित है, ठीक है भाई, लेकिन नियंत्रित स्थैतिक भट्ठी मतलब ये ऐसा भट्ठी है कि इसमें टेम्परेचर क्या करेंगे, फिक्स कर देंगे, टेम्परेचर को क्या कर देंगे, फिक्स कर देंगे, यानी कि क्या 10 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर को फिक्स कर देंगे, 10 है ना, नियंत्रित स्थैतिक है ना, टेम्परेचर को 10 पे फिक्स कर देंगे। अब वो टेम्परेचर पे जितना देर गर्म करना है वो 10 डिग्री सेल्सियस, उसमें कितना तापमान रहेगा, उस चैम्बर में तापमान कितना रहेगा, 10 डिग्री सेल्सियस, 11 नहीं जा सकता, है ना, ऐसा चैम्बर है ना। तो क्या है भट्ठी द्वारा सुखाने में, एक भट्ठी रहता है जिसमें नियंत्रित स्थैतिक भट्ठी कहते हैं, इसमें जितने पर टेम्परेचर फिक्स कर देते हैं उतने पर रहता है। तो इस मेथड में, किस मेथड में, ओवन ड्राइंग मेथड पे टेम्परेचर को हम कितने डिग्री सेल्सियस पे फिक्स करते हैं, 105 डिग्री से लेकर के 110 डिग्री सेल्सियस पे। कितने डिग्री सेल्सियस पे हम टेम्परेचर को फिक्स करते हैं, 105 डिग्री से 110 डिग्री सेल्सियस पे। क्यों, अभी हम आगे बताएंगे, है कि नहीं, अभी बताएंगे तो फंसेंगे, ठीक है। तो देखिएगा क्या करते हैं, सबसे पहले क्या लेंगे, सबसे पहले हम लेंगे कंटेनर, सबसे पहले क्या लेंगे, हम एक कंटेनर लेंगे, ले लिए, अल्प विकसित कंटेनर बना रहा है भाई, यहाँ बनाते है ना। एक क्या हो जाएगा आपका, सबसे पहले हम क्या ले लेंगे, कंटेनर, कंटेनर मतलब समझ रहे हैं ना, पात्र ले लेंगे, कोई बर्तन ले लेंगे, है ना, उसको थोड़ा टेक्निकल भाषा में हमको बोलना पड़ता है कंटेनर, है ना, इंग्लिश नहीं लिख पाएंगे, लिख रहे हैं कंटेनर, ठीक है। कंटेनर लेंगे और इसको तौल लेंगे, माना इसका भार कितना है W1,
इसका भार कितना है W1 ले लेंगे। अब क्या करेंगे, कहीं जाएंगे ग्राउंड लेवल के नीचे से क्या निकालेंगे, मिट्टी निकालेंगे। कितना मिट्टी, इतना मिट्टी नहीं, हम शुरू से ही बताते आ रहे हैं आपको, छोटा सा मिट्टी निकालते हैं। जितना बड़ा लेकर के आपको प्रैक्टिकल करने की जरूरत नहीं है, 50 ग्राम निकालेंगे। खोद करके नीचे से कितना मिट्टी निकालेंगे भाई, 50 ग्राम निकालेंगे। कितना निकालेंगे, 50 ग्राम लेके आएंगे और हम निकाल लेंगे कितना मिट्टी, 50 ग्राम। ठीक है भाई, कितना निकाल लिए, 50 ग्राम। 50 ग्राम क्या किए, मिट्टी निकाल लिए। फिर इसको तौल लेंगे, क्या करेंगे आप, फिर इसको क्या करेंगे आप, तौल लेंगे। तौल लीजिए भाई, माना ये भार कितना है ना, यानी कंटेनर प्लस गीली मिट्टी। हम बता रहे हैं ना कि अब मिट्टी गीली ही लेंगे। माना इसका भार कितना है, तौले है तो W2, कितना भार मिला है W। मेरे भाई गीली मिट्टी लेंगे तभी तो देखेंगे उसमें पानी की मात्रा कितनी है ना। तो गीली मिट्टी का भार कितना हो गया, W2। अब क्या करेंगे, इस मिट्टी को क्या करेंगे, हम गर्म करेंगे। गर्म कहाँ करते हैं, इसी भट्ठी में, स्थैतिक नियंत्रित भट्ठी में। अब देखिए हम बता रहे हैं इसमें क्या करेंगे, मिट्टी को लाकर रख देंगे। रख दीजिए भाई, ला करके सॉइल को, हाँ 50 ग्राम क्या रख देंगे, सॉइल। ये देखिए सॉइल बना दी। ला करके सॉइल को क्या करेंगे, इसमें रख देंगे ऐसे ही। अब क्या करेंगे, उसमें क्या करेंगे, स्थैतिक टेम्परेचर को क्या करेंगे, फिक्स कर देंगे 105 से 110 डिग्री सेल्सियस के बीच में। कितने घंटे के लिए भाई, 105 डिग्री से लेकर के 110 डिग्री सेल्सियस पर कितने घंटे के लिए, 24 घंटे के लिए। ये 16 से 24 घंटे लगता है। पानी को सूखने में कितना घंटा लगेगा, 16 से 24 घंटा। ठीक है, यानी ये बहुत समय लेवा विधि है, बहुत ज़्यादा टाइम रहता है। यदि आपके पास बहुत फालतू का टाइम है तब इस मेथड का यूज करिए। लेकिन एकदम ना, ये जो मेथड है भाई एकदम एक्यूरेट मेथड देता है। अब खुद सोचिए, जिसमें हम टाइम वेस्ट ज़्यादा क्यों करेंगे, हम वेस्ट ज़्यादा टाइम क्यों करेंगे, एक्यूरेट पाने के लिए ना। तो टाइम तो लेता है, हम कहें सातों मेथड में सबसे ज़्यादा टाइम कौन लेता है, यही मेथड लेता है, ओवन ड्राइंग मेथड। लेकिन सबसे एक्यूरेट मेथड कौन सा देता है, यही देता है ओवन ड्राइंग मेथड। एकदम शुद्ध वैल्यू देगा। ठीक है कि हाँ। तो जेईई में एक बार क्वेश्चन आया था, क्या क्वेश्चन आया था, हम शुरू की बात है, जब शुरू में डिप्लोमा करके गए थे पढ़ने, एग्जाम देने, शुरू में डिप्लोमा करके एग्जाम देने गए थे, तो आया था क्वेश्चन कि वाटर कंटेंट निकालने की सबसे शुद्ध विधि क्या है। सच बताएं तो हम नहीं पढ़ के गए थे कि सबसे शुद्ध विधि ओवन ड्राइंग मेथड है, लेकिन हम वहाँ लगाए थे दिमाग कि सबसे ज़्यादा टाइम लगता है इसमें। ये हम पढ़ के गए थे कि सबसे ज़्यादा टाइम लगता है ओवन ड्राइंग मेथड में, वाटर कंटेंट निकालने में सबसे ज़्यादा टाइम लगता है, तो सबसे एक्यूरेट हो गया, हम मार के आए थे, है ना। क्योंकि डिप्लोमा शुरू में करके जाने पर क्या होता है कि नॉलेज नहीं रहता, और ऑनलाइन का ज़माना नहीं था कि हम लोग अच्छे टीचरों से पढ़े थे। अब तो ऑनलाइन का ज़माना है, अपने चॉइस का पढ़ सकते हैं। ठीक है ना। देखिए 105 से 110 डिग्री सेल्सियस पे टेम्परेचर को रखेंगे कितना, 16 से 24 घंटे के लिए। जनरली हम 24 घंटे के लिए कह देते हैं। ठीक है। अब देखिए, अब 105 डिग्री से 110 डिग्री सेल्सियस पर ही क्या, इसका कई रीजन है। जो सॉइल होता है ना, सॉइल में कई तरह का क्या होते हैं, पानी होते हैं। सॉइल में कई तरह का पानी होते हैं। एक होता है क्या, सतही जल। एक क्या होता है मेरे लाल, सतही जल। दूसरा क्या होता है, केशिका जल। दूसरा क्या होता है, केशिका जल, है ना। बहुत इंपॉर्टेंट है, क्या है, ए सॉइल मैकेनिक्स। अब देखेंगे जब हम सिलेबस का डिस्कशन किए थे तभी हम आपको बताए थे कि पूरे सेमेस्टर में कोई सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट बुक है तो वो क्या है आपका, सॉइल मैकेनिक्स। ध्यान दीजिएगा, सतही जल, केशिका जल, आर्द्रता जल, ठीक है ना। उसके बाद आर्द्रता ग्राही जल, ऐसा कुछ है, ठीक है, आर्द्रता जल। उसके बाद होता है आपका संरचनात्मक जल। क्या होता है मेरे लाल, संरचनात्मक जल होता है। ध्यान दीजिएगा, देखिए 105 डिग्री सेल्सियस पे यदि हम कम गर्म करेंगे ना तो पानी सूखेगा नहीं अच्छे से। पहली बात कि 105 क्यों, लोअर लिमिट को हम बता रहे हैं। 105 डिग्री सेल्सियस पे यदि हम कम तापमान पे गर्म करते हैं तो पानी सूखेगा नहीं, उसमें नमी रह जाएगी। तो मेरा मजबूरी है कि 105 डिग्री सेल्सियस से ऊपर जाना। लेकिन 110 से ऊपर क्यों नहीं जा सकते, देखिएगा 110 से ऊपर चले जाते हैं ना। देखिए हम, मेरा पर्पज़ क्या है, इतने जल में से हम ना चाहते हैं सॉइल में से 3 ही जल मेरा सूखे।
कितनी जल खत्म हो? 3 जल, सतही जल, केशिका जल व आर्द्रता जल। हम नहीं चाहते हैं कि संरचनात्मक जल खत्म हो। देखिए संरचनात्मक मतलब क्या हो गया कि मूल ओरिजिन जो सॉइल को हम सॉइल तभी कहेंगे जब सॉइल के अंदर संरचनात्मक जल हो। जब सॉइल के अंदर क्या हो? संरचनात्मक जल अवेलेबल रहेगा, तभी हम सॉइल को सॉइल कहेंगे। जैसे सॉइल के अंदर से संरचनात्मक जल खत्म होगा ना, तो सॉइल नहीं रहेगा। सॉइल अपनी पूरी प्रॉपर्टी को क्या कर देगा? चेंज कर देगा, एकदम अपना पूरा बिहेवियर चेंज कर देगा। तो हम चाहते हैं सॉइल में आपका केशिका जल, आर्द्रता जल और सतही जल खत्म हो, लेकिन संरचनात्मक स्ट्रक्चरल वाटर बना रहे, क्योंकि सॉइल का स्ट्रक्चर उसी के वाटर की वजह से है ना। आपको समझ आया? कितने डिग्री सेल्सियस पे? 105 से 110, 105 पे 105 से कम पे गर्म करेंगे तो ये तीनों जल अच्छे से नहीं मतलब खत्म हो पाएंगे, है ना। यानी कि नमी की मात्रा कुछ ना कुछ बच जाएगी। अगर 110 डिग्री सेल्सियस पे अधिक पे यदि हम तापमान पे गर्म किए ना, तो संरचनात्मक जल आपका खत्म हो जाएगा। जब संरचनात्मक जल खत्म, तब सॉइल के अंदर सॉइल का गुण नहीं रहेगा, वो अपना पूरा नेचर, प्रॉपर्टी, बिहेवियर क्या कर देगा? चेंज कर देगा। तो आप नहीं चाहेंगे कि पूरा बिहेवियर खत्म हो, तो सिर्फ 3 ही जल को खत्म करते हैं। इसीलिए मेरी मजबूरी है 105 से 110 डिग्री सेल्सियस के बीच ही सॉइल को गर्म करना, ठीक है। अब देखिए सतही जल मतलब क्या हो गया भाई? बारिश का पानी आया तो ऊपर सतह में जो जल है उसे क्या कहेंगे? सतही जल। एक एक टॉपिक को हम बताते हुए चलेंगे, आप यकीन नहीं करेंगे। जेईई में क्वेश्चन आता है, क्या क्वेश्चन आता है कि किस जल के खत्म हो जाने से सॉइल अपना बिहेवियर चेंज कर देता है, नेचर चेंज करता है, अपना प्रॉपर्टी चेंज करता है। सीधे सीधे आता है संरचनात्मक जल। ध्यान दीजिएगा, जो ऊपर जल है क्या है? सतही है ना, सतह पे जो जल है उसे क्या कहेंगे? सतही जल। केशिका जल क्या है? केशिका जल मतलब होगा कि हाँ, केशिका आप पढ़े होंगे हाइड्रोलिक्स में कि क्या है, जैसे है ना दिया, ललटेन वगैरह कैसे जलता है भाई? कैसे जलता है? ऊपर कैसे जलता है? तेल तो यहीं तक है, ये देखिए ऐसा पकड़ करके रंध्र, उसके रंध्रों में से तेल पकड़ के ऊपर चलाता है, उसे केशिका क्रिया कहते हैं ना। तो क्या है कि सॉइल जब रहता है ना, क्या है कि जब सॉइल रहता है, बहुत ज़्यादा जब सॉइल रहता है मेरे लाल, तो सॉइल के बीच में भी वॉइड है। ये तो आप शुरू से ही पढ़ते आ रहे हैं, सॉइल के बीच में वॉइड है, तो वॉइड को पकड़ के थोड़ा थोड़ा जल कहाँ चला जाता है? ऊपर चला जाता है। वॉइड को पकड़ के जल ऊपर चलता है, उससे उस जल को हम लोग क्या कहते हैं? केशिका जल, है ना। वॉइड के थ्रू कुछ जल क्या होता है? थोड़ा सा ऊपर आता है, रिसता है ना, ऊपर क्या है? वॉइड के थ्रू आता है, उसे कहते हैं केशिका जल। आर्द्रता जल क्या कहते हैं? आर्द्रता मतलब होता है कि सॉइल के अंदर एक नेचर होता है। कौन सा नेचर होता है भाई? कि सॉइल को ना एकदम सुखा दीजिए धूप में और छाए में रख दीजिए, वो क्या करेगा? एटमॉस्फेयर से क्या करेगा? वायुमंडल से नमी सोख लेगा। तो वह जल जो वायुमंडल से सॉइल सोख लेता है उसे क्या कहते हैं? आर्द्रता। अब देखिए, अब इतना तो पानी नहीं सोख लेगा ना, नमी ही कुछ सोखेगा, है ना। लेकिन हमारे इंजीनियर ठहरे, हम छोटी छोटी चीज़ों को भी ध्यान देंगे, ठीक है। तो थोड़ा सा नमी को क्या कर लेगा? सोख लेगा, उसे कहते हैं आर्द्रता, है ना। इसे सॉइल का नेचर होता है, इसे हाइग्रोस्कोपिक नेचर। जो सॉइल होता है ना, वो किस नेचर का होता है? हाइग्रोस्कोपिक नेचर होता है, जो कि वायुमंडल से नमी को क्या कर लेता है? सोख लेता है ना, उसे कहते हैं हाइग्रोस्कोपिक नेचर। देखिएगा, संरचनात्मक जल जल के एकदम संरचना में रहता है, ये क्या होता है आपका? संरचना। इसको खत्म नहीं करना है, ठीक है। चलिए, इतना हो गया ना, समझ आ रहा होगा, ठीक है। चलिए, एक एक टॉपिक को लेते हुए हम चल रहे हैं, है ना। मन से पढ़ाई करते रहिए। चलिए चलते हैं। अब मिटा दिया, भट्टी भी समझ गए, 105 से 110 डिग्री भी समझ आ गया, सारी चीज़ें। जैसे इसको ना गर्म करेंगे, अब देखिएगा, गर्म किए, है ना, 105 से 110 डिग्री सेल्सियस पे 24 घंटा के लिए क्या किया? गर्म किया भट्टी से, स्थैतिक नियंत्रित भट्टी से। अब क्या हुआ? अब क्या क्या बचेगा, है ना। अब क्या क्या बचेगा इसमें? देखिए, गर्म करने के बाद क्या क्या बचेगा? जो सॉइल रहेगा वो क्या बचेगा आपका? सॉइल क्या बचेगा? सिर्फ सॉलिड। देखिए, यहाँ लिखे हैं सॉइल 50 ग्राम सॉइल, लेकिन अब ये कितना ग्राम है नहीं पता, क्योंकि 50 ग्राम थोड़ी रहेगा। अब उसमें से पानी तो उड़ गया होगा। 50 ग्राम यहाँ जो था, इसमें तो गीली मिट्टी है ना, इसमें तो पानी जब उड़ा हो गया तब पता नहीं कितना ग्राम है। लेकिन यहाँ हम क्या लिखे हैं? सॉलिड, है ना, यानी कि इसे ठोस कण बचा है। या लिख सकते हैं आप इसे, आपको सॉइल लिखने का मन है तो लिख सकते हैं ड्राई सॉइल। क्या लिख सकते हैं? ड्राई सॉइल, सूखी मृदा, पता नहीं कितने ग्राम का है। यानी कि यहाँ हो जाएगा आपका कंटेनर
प्लस क्या हो जाएगा आपका सूखी मृदा, क्या हो जाएगा आपका सूखी मृदा। हो गया कि नहीं हो गया? इसे हम कहेंगे क्या? W3। क्या कह देंगे हम? W3 कह देंगे। चीज़ें समझ आ रही? क्या हो गया आपका? W3। अब समझिएगा, आपको निकालना क्या है मेरे लाल? आपको निकालना है वाटर कंटेंट। मेरे लाल आपको क्या निकालना है? वाटर कंटेंट, यानी स्मॉल w, यानी कि वेट ऑफ वाटर इन W अपान में क्या हो जाएगा आपका? वेट ऑफ सॉलिड। क्या हो जाएगा आपका? वेट ऑफ सॉलिड यानी WS। क्या हो जाएगा आपका? भूख लगा है, ओ वाला आ रहा है, एम सोचेगा पेट भरा है, ओ वाला आ रहा है। वेट ऑफ क्या हो जाएगा आपका? सॉलिड। ठीक है, देखिएगा अब देखिए वेट ऑफ वाटर क्या होगा? वेट ऑफ वाटर W क्या हो जाएगा आपका? वेट ऑफ वाटर क्या हो जाएगा? ध्यान दीजिएगा, वेट ऑफ वाटर क्या हो जाएगा? W। W2 में से, ध्यान दीजिएगा, W2 में से यदि हम W3 को घटा दें, देखिएगा W2 में से, अरे W बनो यार तुम भी, बड़ा सा W धमाल वाला। W2 में से W3 क्या करेंगे? घटा देंगे। देखिएगा कंटेनर प्लस गीली मिट्टी में से कंटेनर प्लस सूखी मिट्टी को घटाएंगे तो बचेगा सिर्फ पानी वाला भार, वेट ऑफ वाटर बचेगा, है कि नहीं? क्या बचेगा? सिर्फ W2 में से W3 को घटा दिए तो बच गया कितना पानी उड़ा। ध्यान दीजिएगा, जैसे कि 50 ग्राम इस सॉइल जो है ये क्या है? गीली मृदा है ना, 50 ग्राम है, तो ये मान लेते हैं आगे आपका 46 ग्राम। भाई कुछ कम आएगा कि नहीं आएगा? तो 50 ग्राम में से जब 46 ग्राम घटाएंगे तो जो उड़ा है वही क्या उड़ा है? पानी उड़ा है, यानी कितना ग्राम? 4 ग्राम। चीज़ें समझ आ रही है ना? यानी कि W2 में से W3 को क्या किए? घटा दिए, है कि नहीं? कंटेनर का भार हर जगह सेम है। चीज़ें समझ आ रही? क्या बचा आपका? वेट ऑफ वाटर। ठोस कणों का भार क्या होगा मेरे लाल? ठोस कणों का भार क्या होगा? WS। मेरे भाई यही तो ठोस कणों का भार है। ड्राई सॉइल में कण ही तो कण है, हवा है, हवा थोड़े भार देता है। क्या बचेगा? हम कह दें W3 नहीं, गलत हो जाएगा, क्योंकि W3 में कंटेनर भी है। इसमें से कंटेनर वाला भार घटाएंगे, इसमें से कंटेनर वाला भार क्या है भाई? W1 कंटेनर वाला। तो कंटेनर प्लस सूखी मृदा में से कंटेनर घटा दिए तो बता सिर्फ सूखी मृदा, ठोस कणों का भार। बस क्या करना है आपको? स्मॉल w इक्वल टू लिख देना है W2 माइनस W3 अपान में W3 माइनस W1। बस निकल गया आपका। वाह, हाँ 100 से गुणा करके परसेंटेज में निकाल सकते हैं। चीज़ें समझ आ गई? आ रही हैं? आ रही होंगी। ठीक है, एक क्या था आपका? ओवन ड्राइंग मेथड, यानी क्या था आपका? भट्ठी द्वारा सुखाने की विधि। अब हम ज्ञात करेंगे स्प्रिट मेथड। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करेंगे? मिटाएंगे, है ना। दूसरा मेथड क्या था आपका? स्प्रिट मेथड। चीज़ें समझ आ रही होंगी? हाँ जी आ रही होगी, आसानी से हम समझा दिया आपको। देखिएगा स्प्रिट मेथड क्या है? स्प्रिट तो स्प्रिट है, जो क्या करता है ना, स्प्रिट क्या करता है? जलता है। कैसे जलता है देखते हैं भाई। देखिए दूसरा मेथड है, पहला क्या हो जाएगा? हाँ पहला तो ओवन ड्राइंग मेथड, दूसरा हो जाएगा स्प्रिट मेथड। ओके, क्या हो जाएगा आपका? स्प्रिट मेथड। अब देखिए स्प्रिट मेथड में क्या करेंगे? कुछ नहीं करेंगे, बस हवन करेंगे। हवन, हाँ हवन ही करना। देखिए क्या करेंगे? एक सॉइल लेंगे। क्या लेंगे? एक सॉइल लेंगे। कैसा सॉइल है भाई? गीली मृदा। तभी तो हम बता रहे हैं, जब सॉइल लिख दिए समझिए गीली मृदा है, तभी तो गीला रहेगा, तभी तो वाटर निकाल पाएंगे। इसको क्या करना है ना, एक बर्तन में रख देना है। चलिए भाई बर्तन बना दिए, एक क्या रख दिए? एक बर्तन में इसको क्या कर देंगे? हम रख देंगे। वाह क्या बना दिया? बर्तन बन गया। इसी बर्तन में क्या करेंगे? हम रख देंगे। किसको? इसी सॉइल को ला के इस बर्तन में क्या करेंगे? रख देंगे। जब सॉइल रखेंगे तो इसका तो वेट माप लेंगे। ठीक है, सॉइल का वेट मान लेते हैं कितना है? W1 है ना। चलिए इसको अच्छे से ही बना दे रहे हैं भाई, कोई बात नहीं। सबसे पहले क्या करेंगे? एक बर्तन लेंगे, बर्तन में क्या करेंगे, है ना, अच्छा बर्तन बना दिए। सबसे पहले एक बर्तन लेंगे, इसका भार मापेंगे, कितना है? W1। इसका भार कितना है भाई? W1। फिर क्या करेंगे? दूसरा बर्तन लेंगे, दूसरा नहीं, उसी बर्तन में क्या करेंगे? मृदा लाएंगे।
उसी बर्तन में क्या करेंगे हम, सॉइल को क्या करेंगे, रख देंगे। यानी कि ये क्या हो गया आपका W2। W सिर्फ क्या है आपका कंटेनर का भार, कंटेनर का भार। लेकिन ये क्या है आपका कंटेनर, कंटेनर प्लस गीली मिट्टी का भार। अभी जस्ट देखे थे कंटेनर प्लस गीली मिट्टी का भार है ना, क्या है W2। उसके बाद क्या करेंगे ना, उसके बाद क्या करेंगे, इसी में ना, इस मिट्टी में क्या करेंगे भाई, इस मिट्टी में क्या करेंगे, देखिएगा ये सॉइल है आपका, इसी में डाल देंगे, क्या डालेंगे भाई, स्पिरिट डालेंगे। क्या डालेंगे, स्पिरिट डालेंगे। इसी में क्या करेंगे, स्पिरिट डाल देंगे है ना। स्पिरिट डाल करके और क्या लगा देंगे हम, आग लगा देंगे। क्या लगा देंगे, स्पिरिट डालेंगे, स्पिरिट डालेंगे और आग लगा देंगे। ठीक है, कुछ भी स्पेसिफाइड नहीं है कि इतना स्पिरिट डालेंगे, इतना सॉइल लेना है। थोड़ा सा ही जानते हैं लेना है सॉइल, लेकिन स्पेसिफाइड नहीं है इस मेथड में कितना ही सॉइल लेना है, इतना चम्मच ही स्पिरिट डालना है, ऐसी कोई बात नहीं है। ठीक है, क्या करेंगे, सॉइल लेंगे, स्पिरिट डालेंगे, आग लगा देंगे। लगा दिए आग। आग लगाने के बाद क्या करेंगे, एक लोहे का छड़ लेंगे, आग लग गया क्योंकि स्पिरिट जलता है तो क्या होगा, स्पिरिट डाल करके पहले सॉइल है, सॉइल में क्या करेंगे, स्पिरिट डाल करके और लोहे के राड से, किस राड से भाई, लोहे के राड है ना। अब लोहे के लकड़ी का राड लेंगे तो लकड़ी का राड लगेगा जलने है ना, इसलिए लोहे का राड लेना है। तो क्या करेंगे, लोहे के राड से स्पिरिट को अच्छे से मिला देंगे, स्पिरिट को क्या करेंगे, अच्छे से मिला देंगे। ठीक है, फिर क्या करेंगे, उसमें आग लगा करके और लोहे के राड से क्या करेंगे, हम चलाते रहेंगे। कुछ देर तक क्या करेंगे, चलाते रहेंगे जब तक वो जलता है ना। कुछ देर बाद क्या हो जाएगा, आग बुझ जाएगा, यानी मृदा क्या हो गई, सूख गई। इसे हम तोड़ लेंगे, इसे कहेंगे W3। W3 क्या है भाई, कंटेनर प्लस सूखी मृदा। भाई जब आग ही लगा था है ना, जब आग ही लगा था तो पानी उसमें से खत्म हो गया होगा है ना। तो ये ना एक्यूरेट मेथड नहीं है। जब आपके पास टाइम नहीं हो, भाई आपका कोई काम करना है ना, कोई काम करना है, कोई टेस्ट करना है, तब ओवन ड्राइंग मेथड अब लगा करके 24 घंटे इंतजार थोड़ी करेंगे, नहीं करेंगे है ना। ज़्यादा इंपॉर्टेंट के काम न हो है ना, ज़्यादा इंपॉर्टेंट वाला काम न हो और आपको वाटर कंटेंट निकालना हो तो स्पिरिट मेथड से निकाल लेंगे। लेकिन आपको लग रहा होगा एक्यूरेट मेथड नहीं है, लेकिन टाइम कम लगेगा, है कि नहीं। आपको लग रहा होगा भाई कितना जलाएंगे, हो सकता है 105 डिग्री सेल्सियस, 110 से अधिक डिग्री सेल्सियस पर जल जाए, थोड़ी मृदा का स्ट्रक्चरल वाटर ही खत्म हो जाए। हो सकता है 105 से कम ही अच्छे से मृदा ना जलाओ। हो सकता है जब आप लोहे का राड से मिला रहे हो तो अच्छे से ना मिला हो, कहीं कहीं बहुत सारी आप इसमें कमियां हैं। ठीक है, मान लेते हैं क्या हो गया आपका कंटेनर प्लस सूखी मृदा का भार निकल गया। अब आपको निकालना है वाटर कंटेंट। वाटर कंटेंट, वेट ऑफ वाटर मेरे भाई, कंटेनर प्लस गीली मिट्टी में से कंटेनर प्लस सूखी मिट्टी घटा देंगे, वही काम करेंगे। W2 माइनस W3 अपान में कंटेनर प्लस सूखी मृदा में से कंटेनर का भार घटा देंगे, तो आ जाएगा आपका वेट ऑफ वाटर अपान में वेट ऑफ सॉलिड। समझ रहे हैं, वेट ऑफ वाटर अपान में वेट ऑफ सॉलिड। जैसे कि समझिएगा, माना कंटेनर का भार 10 ग्राम, सॉइल का भार 20 ग्राम, कंटेनर 10 ग्राम पहले से है तो कितना हो गया, टोटल कितना हो गया, टोटल कितना हो गया, W2 कितना हो गया आपका 30 ग्राम हो गया। कंटेनर का भार हो गया आपका 10 ग्राम। अब देखिए कंटेनर तो पहले से 10 ग्राम रहेगा ही रहेगा, लेकिन जैसे पानी इसमें से खत्म हुआ ना, वो 15 ग्राम आ गया। क्या, मिट्टी, पानी 5 ग्राम था उड़ गया है ना, तो क्या हो जाएगा आपका 25 ग्राम। पता चल गया भाई 20 में से 15 पानी ही तो कम हुआ है, 5 ग्राम पानी था। देखिए घटाइए यहाँ, W2 कितना है 30, W3 25, आ गया 5 ग्राम है ना। अपान में ठोस कण कितना है, यही तो 15 ग्राम ठोस कण है, तो 25 में से 10 घटा दीजिए, 15 ग्राम। आसान है। हाँ चलिए, अब हम तीसरा मेथड क्या ज्ञात करेंगे भाई, तीसरा मेथड ज्ञात करेंगे रैपिड मॉइस्चर मीटर मेथड। क्या ज्ञात करेंगे, रैपिड मॉइस्चर मीटर मेथड, यानी कि इसे एक और नाम से जानते हैं, आप जानते हैं कैल्शियम कार्बाइड मेथड। चलिए इसको भी निपटा लेते हैं, ठीक है। हाँ जी, देखते हैं तीसरा क्या आपका, रैपिड मॉइस्चर मीटर मेथड। रैपिड मॉइस्चर मीटर मेथड, या इसे एक और नाम से जानते हैं
मंकेश कैसे भूल गए भाई, अभी तो बताया। हाँ, कैल्शियम कार्बाइड मेथड। कैल्शियम क्या हो गया आपका, कार्बाइड मेथड। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, कैल्शियम कार्बाइड मेथड। ठीक है, दिखाई दे रहा, वाह। आज जूम किए, मतलब जूम का मतलब कि थोड़ा सा एरिया बढ़ाया है। ठीक है, क्या हो जाएगा आपका, कैल्शियम कार्बाइड मेथड या रैपिड मॉइस्चर मीटर। इसमें एक इंस्ट्रूमेंट यूज करते हैं जिसका नाम क्या है, रैपिड मॉइस्चर मीटर। उस इंस्ट्रूमेंट के नाम पे इसका नाम रख दिया गया है। बाकी इसमें एक हम केमिकल यूज करते हैं, जैसे पिछले में केमिकल यूज किए थे स्पिरिट, इसमें केमिकल यूज करते हैं कैल्शियम कार्बाइड, है ना, इसीलिए इसका नाम कैल्शियम कार्बाइड मेथड रख दिया गया। देखिएगा क्या होता है ना, एक हम एक लेते हैं ऐसा, ठीक है, एक उपकरण रहता है भाई, एक उपकरण, इसी में डायल गेज लगा रहता है, इसी में क्या लगा रहता है आपका, डायल गेज रहता है। ठीक है, इस उपकरण में बहुत सारे ताम झाम होते हैं, हमको उससे लेना देना नहीं है, कोई मतलब नहीं, हम सिंपल बता रहे हैं आपको, अभी फटाक से निकल जाएगा। ठीक है, अब देखिए क्या होता है ना, इसमें हम रख देते हैं सॉइल, इसमें क्या रख देते हैं हम लोग, सॉइल रख देते हैं। एक क्या हो गया आपका, सॉइल हो गया, है ना, जो एक क्या है आपका सॉइल। ठीक है, अब इसमें क्या डाल देते हैं, कैल्शियम कार्बाइड। क्या डालेंगे भाई, इसमें हम डालेंगे क्या, कैल्शियम कार्बाइड, यानी कि CaC2। क्या डालेंगे, CaC2। उसके साथ साथ कुछ हम स्टील की गोली डालते हैं। क्या डालते हैं भाई, इसके अंदर क्या डालेंगे, स्टील बाल। अब क्यों डालेंगे भी बताते हैं भाई। क्या डालेंगे, छोटे छोटे स्टील की गोली, छोटे छोटे, नेट ऑन है क्या भाई इसमें सारा। ठीक है, छोटे छोटे स्टील के क्या डालेंगे हम, गोली। ये वाला गोली नहीं, वो स्टील का नहीं रहता, कांच का रहता है, उतना ही छोटा छोटा डालेंगे। ठीक है, उसके बाद क्या करेंगे, इसको ले करके, अब 6 ग्राम है भाई, 6 ग्राम। ठीक है, 6 ग्राम होता है कितना, मान लेते यही है। ठीक है, उसके बाद ले करके क्या करेंगे, इसको हिलाएंगे। क्या करेंगे, हिलाएंगे। हिलाने से क्या होगा, ध्यान दीजिएगा, जब कैल्शियम कार्बाइड जो होता है ना, जो कैल्शियम कार्बाइड होता है, वो जो कैल्शियम कार्बाइड है वो नमी यानी पानी से मिलकर एक गैस बनाता है, H2CO3। अब हमको रिएक्शन नहीं पढ़ना है, बस ऐसा लिख देना, इसका क्या नाम है हमको ये भी नहीं पता। ठीक है ना, केमिस्ट्री वाले हम सर थोड़ी हैं। कहने का मतलब क्या होता है कि CaC2 का प्रॉपर्टी क्या होता है, CaC2 नमी से क्रिया करके एक गैस बनाता है H2CO3। ठीक है, तो देखिए यहाँ क्या था, मिट्टी था, मिट्टी में क्या था, नमी था, नमी मतलब पानी। जैसे CaC2 डाले, उसके बाद डाल करके पूरा क्या करना, हिलाना है, ऐसे इधर उधर, है ना, उबड़ खाबड़ करना। और स्टील का बाल क्या करेगा कि भाई कुछ क्या होगा, सॉइल जो क्या रहेगा वो रहेगा, सॉइल यदि मान लिया इकट्ठा है तो उस इकट्ठे हुए सॉइल को क्या करेगा, तोड़ेगा। कौन, स्टील के गोले, ताकि पूरे सॉइल अच्छे से CaC2 के साथ मिल जाए। ठीक है, स्टील का गोले क्या काम करना है कि यदि कोई सॉइल इकट्ठा है तो उसे तोड़ने का काम करेगा। ठीक है, 6 ग्राम होता है कितना है। ठीक है, यानी नमी क्या हो गया, नमी से मिलकर कैल्शियम कार्बाइड H2CO3 बना लेगा। अब खुद से डायल गेज से हम पढ़ लेंगे, जब क्या होगा, एक गैस बनाएगा तो गैस कहाँ ऊपर उठेगा, गैस कहाँ उठेगा भाई, ऊपर उठेगा, और एक प्रेशर बता देगा, है ना। डायल गैस क्या करेगा, प्रेशर, जितना अधिक नमी की मात्रा उतने अधिक प्रेशर। आजकल तो ऐसे डिवाइस आ गया है कि क्या करेगा कि डायरेक्ट वो बताएगा कि जलांश की मात्रा, है ना। प्रेशर से क्या लगाते हैं, पुराने ज़माने में ज़्यादा प्रेशर, ज़्यादा H2CO3 निकला, यानी यहाँ ज़्यादा रीडिंग दिखाया प्रेशर का, तो देख लेते थे ज़्यादा जलांश की मात्रा है पुराने ज़माने में। लेकिन अब के समय में क्या किया है, अब के समय में क्या होता है कि डाल करके स्टील का बाल इधर उधर हिलाते डुलाते हैं, तो ऊपर गैस जाता है ना, तो गैस जैसे डायल गेज में जाता है वो बता देता है जलांश की मात्रा इतना %। क्या बता देता है, डायरेक्ट जलांश की मात्रा। ठीक है ना। तो ये था आपका क्या, रैपिड मॉइस्चर कंटेंट मेथड। रैपिड एकदम काम करेगा, फटाक से काम करेगा, है ना। लेकिन ये भी क्या है, इनएक्यूरेट मेथड है भाई, जो जल्दी काम करे क्या हो जाएगा आपका, इनएक्यूरेट मेथड। चीज़ें समझ आ रही हैं, जितनी ज़्यादा गैस उतनी ज़्यादा इसमें मॉइस्चर, यानी उतने ज़्यादा वाटर कंटेंट उसमें है ना। सिंपल सिद्धांत पे काम करना है इसको। चौथा मेथड क्या है आपका, पिकनोमीटर। पिकनोमीटर मेथड। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा, हम बहुत दिनों से पढ़ा रहे हैं क्या, सॉइल। आगे हम पढ़ेंगे घनत्व निकालने की विधियाँ। जैसे घनत्व पढ़े हैं ना, ड्राई डेंसिटी, सैचुरेटेड डेंसिटी पढ़े हैं, बल्क डेंसिटी, सबमर्ज यूनिट वेट डेंसिटी, यानी यूनिट वेट दोनों की बात हुआ। तो
तो आगे हम ज्ञात करेंगे डिटर्मिनेशन ऑफ यूनिट वेट, यानी यूनिट वेट ज्ञात करने की विधियाँ हम पढ़ेंगे। उसमें भी आएगा आपका पिकनोमीटर, उसमें भी क्या आएगा आपका पिकनोमीटर मेथड, ठीक है। दोनों में क्या आएगा आपका पिकनोमीटर। फिर एक आगे बहुत आगे 3-4 चैप्टर के बाद भी एक बार आता है पिकनोमीटर, 3-4 चैप्टर के बाद एक बार और पिकनोमीटर आता है मेथड, ठीक है ना। और टॉपिक नहीं बताए तो उसका नाम नहीं ले रहे। तो तीनों को हम क्या करेंगे एक साथ बताएंगे, तीनों को क्या करेंगे हम एक साथ बताएंगे। अभी क्या करना है आपको, इसके लिए आप एक पेज छोड़ दीजिएगा चौथे मेथड के लिए, क्योंकि बड़ा भी है। अभी बताएंगे 20 मिनट लगेगा, 20 मिनट लगा, फिर इसमें बताएंगे 20 मिनट लगा, इसमें बताएंगे 20 मिनट लगा, है ना। पिकनोमीटर का आयतन इतना होता है, ताम झाम, है ना। जैसे ओवन ड्राइंग मेथड में टाइम लगा था ना, मेन टाइम तो उसी में लगा था, इसमें भी लग जाएगा। तो 20, 40, 60, 1 घंटा लग जाएगा। और तीनों में क्या अंतर है, छोटा छोटा अंतर है, उसको हम आधे घंटे में तीनों बता देंगे एक ही साथ, फटाक से समझ आएगा। नहीं तो इसको पढ़ेंगे तो इसको भूल जाएंगे, है ना। तो समराइज करके एक ही साथ हम बता देंगे। तो आज कहते हैं हम क्या कंप्लीट हुआ आपका डिटर्मिनेशन ऑफ वाटर कंटेंट, है ना। यही तीनों आपके सिलेबस में है और इम्पोर्टेंट है, आता है, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले लेक्चर में एक अलग टॉपिक के साथ। वीडियो को ज़्यादा लोगों तक शेयर करिए। आप चाहते हैं इसी तरह एनर्जी के साथ हम पढ़ाते रहें, तो अपना बहुत बहुत ध्यान रखिए। ऑल द वेरी बेस्ट।